जैसा कि आप जानते हैं, हम एक वीडियो बनाते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास वाचन का, जो पीजीटी, टीजीटी, नेट, जेआरएफ और अन्य हिंदी जो सब्जेक्ट है जिनके पास और अन्य प्रतियोगिताएं, नौकरी, जीके सब में हिंदी आने वाले में यह किताब उपयोगी है। तो अभी तक हमने वीडियो 482 पेज तक लोड कर चुकी हूँ, तो आशा करती हूँ आप उसे सुनकर लाभ उठाएंगे। तो आज का वीडियो है 483 पेज नंबर। तो आगे सुनिए, इसके आगे आप पहले वाला वीडियो सुन लीजिएगा जो यूट्यूब पर लोड है। तो स्टार्ट करती हूँ आज से। जर्मन कवि गेटे बहुत ही व्यवहार कुशल राजनीतिज्ञ था। इसी प्रकार वर्ड्सवर्थ भी लोक व्यवहार से अलग रिंद नहीं माना जाता था। एक खास ढंग का फक्कड़पन और मतवालापन बायरन और शैली में दिखाई पड़ा, जिनकी चर्चा यूरोप ही तक न रहकर अंग्रेजी साहित्य के साथ साथ हिंदुस्तान तक पहुंची। इससे मतवालेपन और फक्कड़पन की जो भावना पहले से फारसी साहित्य के प्रभाव में बाधती आ रही थी, वह और भी पक्की हो गई। भारत में मतवालेपन या फक्कड़पन की भावना अघोर पंथादि कुछ संप्रदायों तथा सिद्ध बनने वाले कुछ साधुओं में ही चलती आ रही थी। कवियों के संबंध में इसकी चर्चा नहीं थी। यहाँ तो कवि के लिए लोक व्यवहार से कुशल होना आवश्यक समझा जाता था। राजशेखर ने काव्य मीमांसा में कवि के जो लक्षण कहे, उससे यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि यह ठीक है कि राजशेखर ने राजसभाओं में बैठने वाले दरबारी कवियों के स्वरूप का वर्णन किया, और वह स्वरूप एक विलासी दरबारी का है, मुक्त हृदय स्वच्छंद कवि का नहीं। पर वाल्मीकि से लेकर भावभूति और पंडित राज जगन्नाथ तक चंद से लेकर ठाकुर और पद्माकर तक कोई पद झूमने वाला लोक व्यवहार से अनभिज्ञ या बेपरवाह फक्कड़ नहीं माना गया। प्रतिभाशाली कवियों की प्रवृत्ति अर्थ में रस साधारण लोगों से भिन्न है और मन स्वीता लिए होती हैं, तथा लोगों को देखने में कभी कभी एक सनक सी जान पड़ती है। जैसे और लोग अर्थ की चिंता में लीन होते हैं, वैसे ही वे अपने किसी उद्भाषित प्रसंग में लीन दिखाई पड़ते हैं। प्रेम और श्रद्धा के कारण लोग इन प्रवृत्तियों का अतियुक्त के साथ प्रकट करते हुए मंद में झूमना, स्वप्न में लीन रहना, निराली दुनिया में विचारना इत्यादि कहने लगे। पर इसका यह परिणाम न होना चाहिए कि कभी लोग अपनी प्रशस्ति की इस आयुक्त बातों को ठीक ठीक चरितार्थ करने में लगे। लोग कहते हैं कि समालोचकगण अपनी बातें कहते ही रहते हैं, पर कभी लोग जैसी मौज होती है वैसी रचना करते ही हैं। पर यह बात नहीं है। कवियों में साहित्य के मीमांसकों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बहुतेरे कवि विशेषता नए उनके आदर्शों के अनुकूल चलने का प्रयत्न करने लगते हैं। उपयुक्तवादों के अनुकूल इधर बहुत कुछ काव्य रचना यूरोप में हुई, जिसका कुछ अनुकरण बांग्ला में हुआ। आजकल हिंदी की जो कविता छायावाद के नाम से पुकारी जाती है, उनमें इन सब वादों का मिला जुला आभास पाया जाएगा। इसका तात्पर्य यह नहीं कि इन सब कवियों ने उनके सिद्धांत सामने रखकर रचना की है। उसके आदर्श के अनुकूल कुछ कवियाँ यूरोप में हुई, जिनकी देखा देखी बांग्ला और हिंदी में भी होने लगी। इस प्रसंग में इतना दिखने का प्रयोजन केवल यही है कि यूरोप के साहित्य क्षेत्र में फैशन के रूप में प्रचलित बातों को कच्चे पक्के ढंग से सामने लाकर कौतूहल उत्पन्न करने की चेष्टा करना, अपनी मस्तिष्क शून्य के साथ ही साथ समस्त हिंदी पाठकों पर मस्तिष्क शून्यता का आरोप करना, काव्य और कला का निकलने वाला भड़कीले
लेखों में आवश्यक अनभिज्ञता और स्वतंत्र विचार का अभाव देख दुख होता है। इधर कुछ दिनों से सत्यम शिवम सुंदरम की बड़ी धूम है, जिसे कुछ लोग शायद उपनिषद वाक्य समझ अपने यहाँ भी कहा है लिखकर उद्धृत किया करते हैं। यह कोमल पदावली ब्रह्म समाज के महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर की है। वास्तव में द ट्रू, द गुड एंड द ब्यूटीफुल का अनुवाद है। बस इतना और कहकर मैं इस प्रसंग को समाप्त करता हूँ कि किसी साहित्य में केवल 12 की भद्दी नकल उसकी अपनी उन्नति या प्रगति नहीं कही जा सकती। 12 की सामग्री आए, खूब आए, पर वह कूड़ा करकट के रूप में ना इकट्ठी हो जाए। उसकी कड़ी परीक्षा हो, उस पर व्यापक दृष्टि से विवेचना किया जाए, जिससे हमारे साहित्य की स्वतंत्रता और व्यापक विकास में सहायता पहुँचे। तो आज देख रहे हैं ये पाठ ख़त्म हुआ। संदर्भ इरावती है इसमें, और ये था आपका जो ख़त्म हुआ ये ने कौन सा था, देखिए पीछे दिखाते हैं आपको पलट कर। ये था आपकी आचरण सभ्यता, मतलब ये जो था हिंदी साहित्य का प्रसार, द्वितीय उत्थान था। चौथा उत्थान था ये गद्य साहित्य का प्रसार, प्रकरण 4। उसके बाद पीछे और जाइए, ये था आपका 5वां प्रकरण, गद्य साहित्य की वर्तमान गति, तृतीय उत्थान संवत 1975 से। ये था आपका ख़त्म हुआ ये आपका 5वां प्रकरण। अब कल से आपको नई वीडियो बनाएंगे जिसमें प्रकरण 1 खंड काव्य खंड संवत 1900 से 1925 पुरानी धारा। तो नमस्कार, आशा है आप इसे पढ़कर लाभ उठाएंगे।